आज है 16 अगस्त 2025 और आज की जो खबरें हैं बहुत अहम खबरें होने वाली हैं। सऊदी, कुवैत, गजा, इजराइल और लेबनान क्या हुआ है आज यहाँ पर पूरी अपडेट मैं आपको दूंगा। 5 ऐसी अहम खबरें हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं कि पहली खबर जो आ रही है वो हिजबुल्लाह की तरफ से आ रही है कि हिजबुल्लाह ने लेबनान की जो गवर्नमेंट है, जो लेबनान की हुकूमत है, उसको वार्न कर दिया है कि वो तब तक अपने हथियार नहीं डालेगा जब तक इजराइल पूरी तरीके से गजा की जो सरजमी है वहां से नहीं हट जाता है। दूसरी खबर इसमें यह है कि गजा के अंदर इतनी शदीद गर्मी हो रही है कि उस गर्मी की वजह से जो गजा के लोग हैं उनके अंदर इन्फेक्शन हो रहा है, उनके अंदर स्किन इन्फेक्शन हो रहा है। तीसरी जो सबसे अहम खबर यहाँ पर है, जो इजराइल का जो फाइनेंस मिनिस्टर स्मोट्रिच, उसने ये बोल दिया है कि इजराइल के अंदर एक 20 साल से एक प्रोजेक्ट पेंडिंग में पड़ा हुआ था, वेस्ट बैंक को 2 भागों में बांटने का, 2 पार्टों में बांटने का, और उसको नाम दिया गया था E1। अब इसके दोबारा से मतलब यह है कि प्रोग्रेस होने की उम्मीद दोबारा से हो गई है। इजराइल का जो फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पर उसने ये बोल दिया है कि वेस्ट बैंक को हम 2 भागों में बांट देंगे। और चौथी खबर यह है इजराइल के खिलाफ कि कुवैत ने पूरी तरीके से बैन लगा दिया है इजरायलियों का कुवैत एंट्री पर। पांचवी खबर, सऊदी के जो टॉप ऑफिशियल हैं, जो टॉप इंटेलिजेंस ऑफिसर है, उसने ये बोल दिया है कि जब तक इजराइल गजा की सरजमी से नहीं हट जाता तब तक 2 स्टेट एज ए सोल्यूशन नहीं हो जाता, एक फिलिस्तीन को एक देश का दर्जा नहीं मिल जाता, तब तक सऊदी अरेबिया इजराइल को एज ए नेशन का दर्जा नहीं देगा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं तफसील के साथ में। पहली खबर, Israel's far-right finance minister Bezalel Smotrich announced that a long-delayed and controversial settlement project in the E1 area of the equipped West Bank is moving forward and could receive final approval by August 20। मतलब 20 अगस्त तक मतलब ये है कि फाइनल अप्रूवल ये मिलने वाला है इजराइल के जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसको, ताकि जो E1 एक प्रोजेक्ट है वेस्ट बैंक के अंदर, जहां पर मतलब यह है कि 3 लाख के आसपास जो इजरायली जो इलीगल सेटलर्स हैं, जो यहूदी हैं, उनको बसाया जा सके। इस प्रोजेक्ट की दोबारा से फॉरवर्ड होने की उम्मीद इजरायली गवर्नमेंट को यहां पर हो गई है। लेकिन इसके अलावा जब ये प्रोजेक्ट होल्ड पे है, अब इसके दोबारा से मतलब ये कि चालू होने की उम्मीद अब दोबारा से हो गई है। यहां पर जो और दूसरी जो कंट्रीज है उन्होंने क्या कहा है सुनिए। द E1 जोन लाइज बिटवीन जेरूसलम एंड द मेजर फिलिस्तीनियन सिटीज ऑफ रमल्ला एंड बैथलेहम। मतलब जो वेस्ट बैंक की जो मेन सिटीज हैं रमल्ला और बैथलेहम, इसके बीच से मतलब ये कि बीच में जो हिस्सा है, एक उस शहर में जो बीच में हिस्सा है, इन दोनों सिटीज के बीच का जो हिस्सा उसको E1 नाम दिया गया है और एक बहुत बड़ी जगह में ये मतलब बनाया जा रहा है। क्रिटिक्स आर्ग द प्रोजेक्ट वुड कट द वेस्ट बैंक इनटू 2 पार्ट्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये जो प्रोजेक्ट है ये वेस्ट बैंक को 2 भागों में बांट देगा, अंडरमाइनिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ ए कंटीजियस फिलिस्तीन स्टेट। मतलब अगर ये चीज अगर बन जाती है, ये कॉलोनी अगर ये बन जाती है जिसको E1 नाम दिया गया है, तो मतलब ये है कि ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा आने वाले टाइम में कि फिलिस्तीन को ऐसे देश का दर्जा मिल सके। It would also force Palestinians to take lengthy detours between major cities, passing through numerous Israeli checkpoints। अगर ये प्रोजेक्ट अगर कंप्लीट हो जाता है, अगर ये बन जाता है, तो इसके बाद से मतलब एक शहर से दूसरे शहर में वेस्ट बैंक में आने के लिए मतलब ये कि इजराइल के जो इलीगल जो चेक पॉइंट्स हैं वहां से इस फिलिस्तीनियों को गुजरना पड़ेगा और बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। दूसरी यहां पर यह है कि स्मॉट्रिच बोस्टेड द प्रोजेक्ट वुड बरी द आइडिया ऑफ फिलिस्तीन स्टेटहुड। मतलब इस प्रोजेक्ट को दोबारा से मतलब अमली जामा इसलिए पहनाया जा रहा है ताकि जो और यूरोप की जो कंट्रीज हैं, फ्रांस, इटली और ब्रिटेन, जो मतलब यह है कि सितंबर के में एक प्लान ये तैयार कर रहे हैं कि UN असेंबली के अंदर इस फिलिस्तीन को एज ए स्टेट का दर्जा दे देंगे, एज ए नेशन का दर्जा दे देंगे। उस चीज को होल्ड करने के लिए, उस चीज की रोकथाम करने के लिए इस प्रोजेक्ट को दोबारा से अमली जामा पहनाया गया है, ताकि मतलब ये कि और जो दूसरे देश हैं वो मतलब अपना जो उनका जो आइडिया है एज ए फिलिस्तीनियन स्टेट का वो मतलब रुक जाए। He praised Donald Trump and US Ambassador Mike Huckabee for their support। और उसने ये भी कहा है कि ये जो सब चीज हो रही है ना, ये अमेरिका के सपोर्ट से हो रही है। जो इजराइल के अंदर जो अमेरिका का जो एम्बेसडर है उसने धन्यवाद करा है, और दूसरा डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद करा स्मॉट्रिच ने कि उनकी ही बदौलत ये दोबारा से जो मतलब ये है कि प्रोजेक्ट जो डिले हुआ था दोबारा से मतलब ये है कि प्रोग्रेस होने की उम्मीद इसकी जग गई है। और मतलब अगर इसको फाइनल अप्रूवल ये मिल जाता है तो 20 अगस्त के दिन मतलब इसका काम दोबारा से शुरू हो जाएगा।
Prime Minister Netanyahu did not comment on this announcement but has supported the E1 plan in the past. लेकिन अभी तक नेतन्याहू ने ये जो E1 जो प्लान है वेस्ट बैंक का, इस पर कोई अभी कमेंट्स नहीं करा है। लेकिन इससे पहले भी वो E1 जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में बातचीत कर चुके हैं, काफी स्टेटमेंट दे चुके हैं कि मतलब ये इजराइल के जो सेटलमेंट है यहूदियों को, बस्तियों को और बढ़ाने में मदद होगी अगर ये मतलब ये प्रोजेक्ट अगर अप्रूव हो जाता है तो। इस बारे में जो इंटरनेशनल और जो कंट्रीज उन्होंने क्या कहा है सुनिए। Several Western nations, including Australia, the UK, France, Canada, are expected to recognize a Palestinian state at the upcoming UN General Assembly in September. मतलब अभी जैसे मैंने अभी इसी रिपोर्ट में मैंने अभी आपको बताया कि फ्रांस, यूके, इटली और कुछ मुख्तलिफ जो कंट्रीज है यूरोपियन कंट्रीज, वो सितंबर में यूएन असेंबली के अंदर एज इजराइल को एज ए देश का दर्जा दे देंगी। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स लाइक पीस नाउ कॉल्ड द सेटलमेंट अप्रूवल डेडली फॉर पीस प्रोस्पेक्ट्स। मतलब अगर ये प्रोजेक्ट अगर हो जाता है तो मतलब ये कि वेस्ट बैंक के अंदर, फिलिस्तीन के अंदर एक मतलब जो एक शांति की उम्मीद की जा रही है वो शायद धुंधली होती नजर आ रही है। आपको यहां पर बता दें ओवर 7 लाख इजरायली सेटलर्स आर लिव इन द वेस्ट बैंक एंड ईस्ट जेरूसलम। मतलब 7 लाख से भी ज्यादा जो इजराइल के जो इलीगल सेटलर्स हैं वो वेस्ट बैंक के अंदर रहते हैं और ईस्ट जेरूसलम में रहते हैं। बोथ कैप्चर्ड बाय इजराइल इन द 1967 वॉर। और इन दोनों ही जगहों को इजराइल ने 1967 में जब अरब वॉर हुआ था तो उसमें उसने कैप्चर कर लिया था, कब्जा कर लिया था। द इंटरनेशनल कम्युनिटी ओवरवेलमिंगली कंसीडर्स दीज सेटलमेंट्स इलीगल अंडर इंटरनेशनल लॉ, अंडर यूनाइटेड नेशंस लॉ। मतलब और जो कंट्रीज है वो बराबर इस चीज के लिए मुखालफत कर रही हैं कि जो E1 जो प्रोजेक्ट है ये इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है। मतलब ये है कि आप जो कब्जाई हुई जमीन है वहां पर मतलब ये है कि अपने यहूदी लोगों को आप बसा रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है। आप पीस के बारे में भी बात करना चाहते हैं, आप ये भी चाहते हैं कि हमास को आप इलेमिनेट कर दें, उसको डिसआर्म कर दें, लेकिन आप ये भी चाहते हैं कि मतलब जो यहूदी जो इलीगल सेटलर्स हैं उनकी बस्तियां बढ़ती रहें। रोज मैं आपको अपनी खबरों में मैं आपको बता रहा हूं कि इजराइल की तरफ से बराबर जो इजराइल की जो हुकूमत है उसके जो नागरिक हैं यानी जो इलीगल सेटलर्स हैं वो फिलिस्तीनियों की जगहों पर कब्जा कर लेते हैं। फिलिस्तीनियों के जो और मतलब ये है कि जो जानवर हैं उनको या तो मार देते हैं या मतलब ये है कि कब्जा करके वो ले जाते हैं, किडनैप करके ले, और इसके साथ में उनकी खेती बाड़ी को भी वो बहुत डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अब इसके बाद में आगे क्या होगा अगर ये E1 प्रोजेक्ट अगर अमली जामे में आ जाता है तो। ब्यूरोक्रेटिक स्टेप्स रिमेन बट इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क could begin within months and housing construction could start within a year। अगर ये प्रपोजल अगर पास हो जाता है तो मतलब ये कि 1 साल के अंदर अंदर ये जो प्रोजेक्ट है ये शुरू हो जाएगा। ये इजराइल के जो फाइनेंस मिनिस्टर है स्मोट्रिच, ये उसने कहा है। दूसरी तरफ गजा की बात कर लेते हैं, दूसरी खबर के बारे में। दूसरी खबर की तरफ रुख करते हैं। Gaza is facing a sharp rise in skin diseases as extreme heat and severe shortage of drinking water put residents at risk। मतलब यह है कि पानी की कमी की वजह से, खाने की कमी की वजह से गजा के अंदर लोग स्किन डिसीज से बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं और यही वजह है कि गजा के अंदर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो रहा है लोगों के अंदर। किसी को मतलब चिकन पॉक्स निकल रही हैं, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को एलर्जी हो रही है। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि लोगों को न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहा है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है और इसी वजह से लोगों का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बहुत ज्यादा वीक हो चुका है। द ह्यूमैनिटेरियन disaster is worsening as Israel's war on Gaza ongoing since October 2023। मतलब ये कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद अब तक 61,800 के आसपास में फिलिस्तीनी यहाँ पर मारे जा चुके हैं और बराबर पूरे वर्ल्ड की जो और कंट्रीज है वो और कंडेमनेशन कर रही हैं। यूएन कंडेमनेशन कर रहा है और यहाँ तक की वार्निंग ये दे रही है जो इजराइल की जो मेन अलायंस है कि आप ये चीज ना करें नहीं तो हम फिलिस्तीन को एज स्टेट का दर्जा दे देंगे। लेकिन इजराइल जो है बिल्कुल भी यहाँ पर झुकने को तैयार नहीं है, बिल्कुल भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जब तक हमास न्यूट्रलाइज नहीं हो जाता, जब तक हमास बिल्कुल डिसआर्म नहीं हो जाता, हम बिल्कुल भी गजा की जो सरजमी है वहां से नहीं हटेंगे। तीसरी खबर ये आ रही है कि कुवैत डिसीजन टू परमिट एंट्री फॉर ऑल नेशनलिटीज व्हाइल कंटिन्यूइंग टू बैन इजरायली सिटीजंस हैज ड्रॉन वाइड प्रेज फ्रॉम ऑफिशियल्स।
The public and social media users, activists and journalists said the move reflects Kuwait's historic stance in support of Palestinian cause and its rejection of any normalization with the Israeli occupation. मतलब इजरायली ऑक्यूपेशन की वजह से कुवैत ने पूरी तरीके से यहाँ पर बैन लगा दिया है इजरायलियों पर कि वो बिल्कुल भी कुवैत नहीं आ सकते हैं और ना ही उनके जो कंट्री के लोग हैं यानी कुवैती हैं वो इजराइल की यात्रा कर सकते हैं। पूरी तरीके से बैन लगा दिया। और इस पर जो और कंट्रीज हैं, जो और इस्लामिक वर्ल्ड की जो कंट्रीज हैं, इस्लामिक कंट्रीज हैं, उनके लोग हैं, उनके मतलब ये है कि नेशनलिटीज हैं, उन्होंने खुलकर इसका सपोर्ट करा है कुवैत का कि कुवैत ने हिम्मत दिखाई है इजराइल के खिलाफ बोलने के लिए, क्योंकि कुवैत काफी टाइम से फिलिस्तीनियों के हक में यहाँ पर बोलता हुआ है, लेकिन एक छोटी सी कंट्री होने के बावजूद सिर्फ वो बोलता ही आया है, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पर। कुवैत जर्नलिस्ट वलीद अल अहमद नोटेड दैट दिस aligns with the country's long-standing foreign policy, recalling Kuwait's early recognition of Palestine and support for its revolution. He pointed out that the ban is rooted in laws dating back to independence, including the 1964 boycott law and reformed Kuwait's 1988 recognition of Palestine with East Jerusalem as its कैपिटल। मतलब 1988 में जो मतलब यह है कि कुवैत ने पूरी तरीके से रिकॉग्नाइज कर दिया था और उसने बोला कि वो अभी भी उसी चीज पर अडिंग है, वो अपनी उस पर बिल्कुल अफर्म है। जब तक इजराइल अपने आप को गजा की मतलब सरजमी से नहीं हटा देता तब तक एज ए इजराइल को एज ए देश का दर्जा नहीं मिलेगा। बिल्कुल पूरी तरीके से वो फिलिस्तीन के साथ में है। चौथी खबर यहाँ पर ये आ रही है कि फॉर्मर सऊदी इंटेलिजेंस चीफ प्रिंस तुर्की अल फैसल हैज रूल्ड not normalizing ties with Israel under Prime Minister Benjamin Netanyahu। उन्होंने ये बोल दिया है कि तुर्की अल फैसल कि जब तक नेतन्याहू इजराइल की गवर्नमेंट में रहेगा जब तक नेतन्याहू इजराइल का प्रधानमंत्री रहेगा तब तक सऊदी अरेबिया इजराइल के साथ में कोई भी ऑफिशियली तौर पे कोई भी रिलेशन नहीं रखेगा। कॉलिंग हिम ए वॉर क्रिमिनल, और उन्होंने कहा है कि ये वॉर क्रिमिनल है ये बंदा, इसने गजा के 61,800 से ज्यादा लोगों को खत्म कर दिया और पूरे गजा को तबाह कर दिया। तो हम इस देश के साथ में, हम इस कंट्री के साथ में बिल्कुल भी ऐसा कोई रिलेशन नहीं रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले पीस आनी चाहिए, सबसे पहले मतलब ये कि सुख शांति होनी चाहिए गजा के अंदर, तब कहीं जाकर हम सोचेंगे कि हाँ भाई हम इजराइल के साथ में हम हाथ मिलाना चाहते हैं। He pointed to Saudi Arabia's role in presenting the Arab Peace Initiative, which is based on UN resolutions, and condemned offering concessions to what he described as a murderous psychopath। उन्होंने कहा है कि जो नेतन्याहू ये साइकोपैथ है, ये मर्डर है, ये क्रिमिनल है, इसने गजा के हजारों लोगों को नेस्त नाबूद कर दिया, उनको शहीद कर दिया है। ये थी आज की खबरें, गजा, इजराइल, लेबनान, सऊदी अरेबिया, मुख्तलिफ खबरें थी। मिलता हूँ मैं आपसे एक नई वीडियो के साथ में। जय हिंद।